the change in position is called? The change in position is called option A displacement, option B velocity, option C speed, option D distance। तो चेंज इन पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, तो हम इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। The ratio of displacement and distance is less than 1, equal to 1, greater than 1, both A and B, E none of these। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेशियो, तो जब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है, तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे इस केस में जो रेशियो बनेगा वो 1 बनेगा। पर आप जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है और डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, इस केस में वो लेस देन 1 भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि ये लेस देन 1 भी हो सकता है या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। A body moves along a circular path of radius r and completes half rotation find its distance and displacement। ठीक है, ऑप्शन है 2r 2πr, ऑप्शन बी है πr 2r, ऑप्शन सी है 2πr 2r, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब ये बिल्कुल टेक्निकल क्वेश्चन है। देखें, ये एक सर्कुलर पाथ है और बॉडी ने हाफ रोटेशन कंप्लीट किया है। हाफ रोटेशन मतलब अगर हम यहाँ से शुरू हों तो यहाँ तक, जब पूरी साइकिल कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस होता है 2πr सर्कुलर पाथ पे, जिसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। बहरहाल जब पूरी साइकिल कंप्लीट होगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस है, वो 2πr होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है पूरी साइकिल में आपको पता है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 होगा पूरी साइकिल में। पर यहाँ पे पूरी साइकिल नहीं हुई है, हाफ साइकिल हुई है। तो आप देखें ये वाला जो होगा ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर पूरी साइकिल होती तो 2πr, पर हाफ साइकिल है तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे कि 2πr को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आधी साइकिल हुई है। तो आधी साइकिल के दौरान हमारा जो डिस्टेंस होगा वो πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट इस लाइन को बोलेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और अगर आप थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री आती है तो हम इस लाइन को डायामीटर कहते हैं, और डायामीटर हमेशा ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो इस केस में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2r होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो पहले हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, बाद में हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आई थिंक ए नहीं होगा, बल्कि क्या कहते हैं बी होगा। ठीक है, अब हम कुछ और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू करें।
कंटिन्यू है। अच्छा, अब हम एक MCQs और डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिएगा केयरफुली, थोड़ा सा टेक्निकल है। A boy moves along a circular path of radius r and makes 1/4 trip. Find his distance and displacement, ठीक है। एंड मेक्स 1/4 राउंड लिख लें, ट्रिप क्लियर नहीं होगा, राउंड लिख लें। इसके ऑप्शंस में लिख लेता हूं πr 2r, दूसरा ऑप्शन लिखता हूं πr/2r, तीसरा ऑप्शन लिखता हूं πr/2√2r, और एक ऑप्शन लिखता हूं 2r/r। अब देखें क्वेश्चन बता रहा है अ बॉय मूव्स अलोंग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो r है, ठीक है। ये r ये ठीक है रेडियस कहलाएगा, और इसने 1/4 यानी अगर ये यहाँ से शुरू हुआ है तो यहाँ तक इसने किया है। इसका मतलब है जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, क्योंकि पूरी साइकिल के दौरान डिस्टेंस होता है 2πr, पर इसने उस साइकिल का 1/4 किया है, यानी हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो डिस्टेंस हमें मिलेगा πr/2, डिस्टेंस तो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से लेकर बाहर तक ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो हम कैसे मिलेगा हमें r² + r²। तो r² + r² क्या होगा? 2r²। 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो स्क्वायर रूट 2 और r, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो C होगा इसका। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं। A car moves 4 meter east, then 3 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. या इसको ऐसे लिखें, a car moves 40 meter east then 30 meter south. The total time taken by car is 10 seconds. Find its speed and velocity. ठीक है। ऑप्शन ए 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 7 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 7 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब देखें जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो आप देखें पहले ईस्ट में, तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो पहले जो आपकी कार है वो 40 मीटर ईस्ट में ट्रेवल कर रही है, तो ये 40 मीटर ईस्ट हो गया। उसके बाद 30 मीटर साउथ, तो साउथ नीचे होता है, ये 30 मीटर हो गया।
जब आप स्पीड निकालेंगे तो स्पीड में आपको चाहिए टोटल डिस्टेंस। स्पीड कैसे मिलेगी? स्पीड मिलेगी टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 40 और 30 70। और इस दौरान टाइम कितना लिया है गाड़ी ने? टाइम लिया है 10 सेकंड। तो आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 7 मीटर पर सेकंड गाड़ी की क्या हुई? स्पीड हुई। पर जब आप वेलोसिटी निकालेंगे तो वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अगर आप ये निकालेंगे तो ये आपका 50 आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। आप क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 50। तो जब आपको वेलोसिटी मिले तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50, और टाइम कितना है? 10। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आएगा। तो इसका राइट चॉइस जो होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें, तो फिर आगे कुछ डिस्कस करते हैं। कुछ MCQs भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं जो मैंने डिस्कस किया हुआ है उसके हिसाब से हैं। अ कार कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हाफ, एंड नेक्स्ट हाफ एट स्पीड 30 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स एवरेज। हाफ की बात हो रही है, तो इस केस में एवरेज स्पीड का फार्मूला था 2v1 v2 v1 प्लस v2 2। तो पहली स्पीड कितनी थी? 20, और बाद में 30, 20 प्लस 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 20 × 30 डिवाइडेड बाय 50, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 4 टाइम। 4 को 2 से करेंगे 8, और 8 को 3 से करेंगे तो 24। 24 यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम एक ऑप्शन और यहाँ पे रख लेते हैं 24। तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अ ट्रेन कवर्स 1/3 ऑफ इट्स जर्नी एट स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 2/3 एट 300 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब 1/3 और 2/3 की बात हो रही है, तो इस केस में हमने फार्मूला पढ़ा था, याद होगा आपको, 3v1 v2 2v1 प्लस v2। तो 3 और v1 100 है, v2 300 है, और 2v1 मीन्स 100 प्लस 300। तो हम इसको सम करेंगे, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300। अच्छा, इसको अब हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे अभी, पहले हम इनको ऐड कर रहे हैं। ये 200 होगा, ये 300 500 होगा, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, और 5 का टेबल इस पे 1 टाइम लगेगा, इस पे 20 टाइम लगेगा। 20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो 60 हो जाएगा, और 60 मल्टीप्लाई करेगा इससे अपना 3 से तो कितना हो जाएगा? 180। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है। इसी तरीके से यह क्वेश्चन देखें, द कार इज ट्रेवलिंग एट वेरियस स्पीड्स is 20 meter per second for 30, 10 meter per second for 2 seconds and 5 meter per second for 5 seconds, find its average speed। अब यहाँ पे हमें टाइम दिया गया है, वेलोसिटी दी गई है, तो मैंने बताया था इस केस में एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी s1 प्लस s2 प्लस s3 t1 प्लस t2 प्लस t3 होगा। अब यहाँ पे s1 हिडन है, s2 भी हिडन है, s3, तो हम फाइंड करेंगे s1 कैसे मिलेगा? v1 × t1। v1 कितना था? 20, t1 कितना था? तो ये 60 हो जाएगा। इस तरीके से s2 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 20 हो जाएगा। इस तरीके से s3 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25 हो जाएगा। तो 60 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 प्लस 5, इसको जमा करेंगे तो ये 105 होगा।
105 डिवाइडेड बाय 10, तो ये 10.5 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब देखें ना, ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ पे अप्लाई करेंगे। अ कार कवर्स फर्स्ट 100 मीटर एट अ स्पीड ऑफ 20, पहले जो 100 मीटर है वो 20 पे, एंड नेक्स्ट 350 मीटर एट द स्पीड ऑफ 35, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। थोड़ा सा समझें। अब यहाँ पे स्पीड मिली हुई है, यहाँ पे डिस्टेंस मिला हुआ है, टाइम हिडन है, तो एवरेज स्पीड का वही फार्मूला होगा S1 प्लस S2 T1 प्लस T2, पर टाइम यहाँ पे नहीं है। टाइम कैसे मिलेगा? S1 अपॉन V1। S1 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा? 5। फिर T2 कैसे मिलेगा? दूसरा डिस्टेंस 350 डिवाइडेड बाय 35 यानी 10। टोटल टाइम हमें मिल गया है। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई? पहले डिस्टेंस कितना हुआ था? 100, बाद में 350, 10 प्लस 5, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 15। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 30 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें आज के लेक्चर का। अ कार इज मूविंग बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स, ये 2 चेक पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके दौरान गाड़ी मूव कर रही थी और गाड़ी के पास क्या था? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। आपको पता है जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती है तो एवरेज स्पीड का फार्मूला इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल मतलब पहली पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी? 20, और दूसरी पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी थी? 30। हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। तो V1 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 25। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। तो आज के लेक्चर के लिए ये है। फिर हमारा एक टॉपिक रहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और उसके बाद हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी रहता है। तो ये सारा डिस्कशन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। तो सबसे पहले एक सिंपल सा एमसीक्यूज करते हैं। When average and instantaneous velocities of a body becomes equal, then body has option A zero acceleration, option B constant acceleration, option C constant velocity, option D both A and C। ठीक है, तो अब देखें मैंने ऊपर क्या कहा है? वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी तो बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, और जब बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है तो उसके पास ज़ीरो एक्सेलरेशन होती है। तो इसका सही ऑप्शन ए भी होगा, सी भी होगा। इस वजह से इसका ऑप्शन जो है वो डी होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। When two trains are moving in opposite direction, when two trains are moving in opposite direction, their relative speeds is 25 meter per second, but when these are moving in same direction, their
relative speed is 5 meter per second. Then speed of trains are, ठीक है, ऑप्शन ए 12 मीटर पर सेकंड, 13 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी 20 मीटर पर सेकंड एंड 5 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे सिंपल लॉजिक लगेगी। सिंपल लॉजिक क्या है देखें, व्हेन टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ऐड, यानी हमें दो ऐसे वैल्यूज चाहिए जिनका सम क्या हो 25। अगर आप देखें तो इनका सम 25 है, पर हमें नीचे भी एक कंडीशन दी जा रही है, बट व्हेन दीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, पर जब वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है 5, यानी हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 25 हो और उनका डिफरेंस 5 हो। तो सम तो इनका 25 है पर डिफरेंस इनका 5 नहीं आएगा, इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब आप ऑप्शन नंबर बी देखें, इसका सम कभी भी 25 नहीं हो सकता, इसका मतलब है ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को चेक करें कि सम इनका कितना आ रहा है 25 और डिफरेंस इनका कितना आ रहा है 5। सम क्यों, क्योंकि हमें पता है जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन मूव करेंगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड होंगी, यानी v1 प्लस v2, यानी अगर हम इस ऑप्शन को ले रहे हैं तो 10 प्लस 20 अपना 15 25 हो गया, यानी ठीक है। और जब सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो रिलेटिव स्पीड माइनस होंगी, यानी v1 माइनस v2 या v2 माइनस 1 v1 ऐसे कर सकते हैं। तो जब हम 15 में से 10 माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा 5 आएगा। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही है। हम इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसकी प्रॉपर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, v1 प्लस v2 25, v1 माइनस v2 5, यहाँ से आप किसी एक वैल्यू का, एक पैरामीटर का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप ऐड करेंगे तो ये 2v1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो v1 आपको मिल गया 30 डिवाइडेड बाई 2 15, एक का वैल्यू आपको 15 मिल गया है। जब आप ऊपर वाली इक्वेशन में 15 रखेंगे तो आपको दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। तो 25 माइनस 15 क्या आएगा 10। पर ये एक लंबा प्रोसेस है, मेरी सजेशन ये है कि आप ऑप्शन में से चेक करके उसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। The length of two trains are 100 meter and 150 meters and crossing each other in opposite direction. The length of two trains are 100 and 150 meter and crossing each other in opposite direction with speeds of 30 meter per second and 20 meter per second respectively, ठीक है। Find the time taken by trains to cross each other। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे बुक्स में, तो हम इनकी सॉल्यूशन भी करेंगे। पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, 3 सेकंड्स, 2 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, ठीक है। तो अब इनकी सॉल्यूशन कैसे होगी, देखें क्वेश्चन बता रहा है कि ये दो ट्रेन हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। इसकी लेंथ जो है वो कितनी है 100 मीटर और इसकी लेंथ कितनी है
150 मीटर। क्रॉसिंग के दौरान जो हमारा डिस्टेंस कवर होगा वो 100 प्लस 150 होगा। हमें पता है इसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ से हमें वेलोसिटी का पता चलेगा कि वेलोसिटी कितनी होगी 50। तो वेलोसिटी का पता हमें चल चुका है। और क्रॉसिंग के दौरान टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा, तो 150 इसका भी कवर होगा, 100 इसका भी कवर होगा क्रॉसिंग में। तो डिस्टेंस कवर होगा 250। अब हमें टाइम चाहिए। तो हमने एक बेसिक सी इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद है, S इज इक्वल टू VT। तो यहाँ से हम T निकाल सकते हैं S अपॉन V से, और S की जगह हम क्या रखेंगे 250, स्पीड की जगह 50 रखेंगे, तो इसका रिजल्ट होगा 5 सेकंड्स। द ट्रेन विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर 5 सेकंड्स। अब एक क्वेश्चन और देखें। Two cars, the car A is moving with a speed of 30 meter per second. The car A is moving with the speed of 30 meter per second and 100 meter ahead from car B, which is moving at a speed 20 meter per second in same direction. 50 meter per second in same direction. Find how much time will car B take to overtake the car A। ठीक है, कॉमन सेंस होगा, अगर है तो आप जवाब दे सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं बता दूंगा किस तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ। 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 8 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप अंग्रेजी को सही समझें, क्वेश्चन को सही समझें। द कार ए इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। ये कार ए है, ये 30 मीटर पर सेकंड के साथ जा रही है। ठीक है, एंड 100 मीटर अहेड ऑफ कार बी, अहेड फ्रॉम कार बी, यानी कार बी से कार ए जो है वो आगे है। कितने मीटर 100, यानी कार बी यहाँ पे होगी, ये कार बी है। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, और ये इनके बीच में कितना फासला था 100। अब लाजमी है एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कार बी इसको ओवरटेक करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है। हमें यह कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम के बाद इनकी ओवरटेकिंग होगी। तो कॉमन सेंस है, एक छोटा सा बच्चा भी जो है इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे देखें, वो कहेगा कि इनकी रिलेटिव स्पीड, तो सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड माइनस होगी, यानी रिलेटिव स्पीड होगी 20। हमें पता चल चुका है कि रिलेटिव स्पीड 20 होगी, और डिस्टेंस हमें कितना कवर करना है 100, क्योंकि हमें इसको ओवरटेक करना है। ओवरटेक तब होगा जब ये 100 वाला डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाए, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। वही सिंपल सा फार्मूला, S इज इक्वल टू V इंटू T। तो T बराबर होगा S अपॉन V, 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये होगा 5। तो इसका रिजल्ट भी 5 होगा। तो आप ये नोट करें, तो फिर कुछ और देखते हैं।
अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं जो टॉपिक हमने अभी किया। द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो एरिया होगी वो आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगी, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ टाइम if x of t is equal to 5t square plus 2t plus 1 then body है। तो अच्छा, आप देखें, जब डिस्प्लेसमेंट आपको फंक्शन दिया जाए और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में अगर t का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो अगर t का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, अगर t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा, और अगर t का मैक्सिमम पावर 2 से हाई होगा तो ये कुछ और रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें, अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में सिर्फ t का पावर 1 दिया गया है, मैक्सिमम पावर t का 1 है, तो हम कहेंगे वो कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है, ठीक है। पर अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में अगर मैक्सिमम t का पावर t स्क्वायर दिया गया है तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। और अगर t का पावर 2 से भी हाई है तो हम कहेंगे इसमें वेरिएबल वेलोसिटी भी होगी, इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होगी। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें t का मैक्सिमम पावर कितना है, 2, यानी 2 है। तो जब t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी ये जो मोशन है उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और अगर इस मोशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी तो आपको पता है फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी, iसीलिए इसका ऑप्शन बी ही होगा। तो जो मैंने पॉइंट दी हैं वो आप यहाँ लिख लें। अगर t का मैक्सिमम पावर 1 होगा तो ये कहलाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी, और अगर t का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ये कहलाएगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हैं इसमें t का मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, बिल्कुल सही है। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, यानी ये ग्राफ शो नहीं कर रहा। ये देखें, एक्सेलरेशन और टाइम है, वक्त गुजरने से एक्सेलरेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। अगर वक्त गुजरने में एक्सेलरेशन में चेंज नहीं आ रही तो हम कहेंगे ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो ये ग्राफ भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ देखें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और इसका शेप जो है वो पैराबोलिक है। तो मैंने बताया था अगर शेप पैराबोलिक होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्सेप्ट बी, यानी बी को छोड़ के बाकी जितने भी ग्राफ है वो किसको शो कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ई होगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखें। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय बॉडी इन 10 सेकंड्स। 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे हमारी तस्वीर कैसी है। तो हमारी तस्वीर में छोटे छोटे से जियोमेट्रिकल शेप बन रहे हैं। 0 से 3 अगर आप देखेंगे तो आपको ट्राइंगल मिलेगा, फिर 3 से 5 देखेंगे आपको दूसरा ट्राइंगल मिलेगा, फिर 5 से 8 देखेंगे आपको रेक्टेंगुलर मिलेगा, फिर 8 से 10 देखेंगे अगेन आपको ट्राइंगल मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, एक डेल्टा ए ये होगा, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4। तो हम डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा 1/2 बेस, 0 से शुरू 3 पे ख़त्म, तो बेस 3 हुआ, हाइट 10 हुई, प्लस 3 से 5, बेस इसका शुरू हुआ 3 से 5 यानी बेस इसका 2 हुआ और हाइट इसकी कितनी हुई 2। पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो हम हाइट कितनी लेंगे -2,
ठीक है। फिर 5 से 8 रेक्टेंगुलर बन रहा है, और रेक्टेंगुलर की एरिया कैसे मिलती है, बेस इंटू हाइट। बेस 5 से शुरू हुआ 8 पे खत्म यानी 3, और हाइट इसकी -2 है। इसी तरीके से अगेन वी हैव द ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल है, इसका बेस 8 से शुरू हुआ 10 पे खत्म, तो इसका बेस हुआ 2 और इसकी हाइट -2 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये 30 होगा, 30 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो 15, ये 2 से कैंसिल -2, ये -6 होगा, ये 2 से कैंसिल, ये -2 होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे -6 -2 -8 -10 -10 में 15 ऐड करेंगे तो बाकी आपका रिजल्ट 5 आएगा। पर अगर इसी ग्राफ में अगर हम डिस्टेंस निकालते तो क्या होता, या ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, ये भी प्लस हो जाता, फिर हमारा रिजल्ट 25 आ जाता। पर क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है। तो आप इसको नोट करें, तो फिर आगे एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशंस पे कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और कुछ न्यूमेरिकल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ MCQs आप समझ लें। देखें, जितनी आप इन पे प्रैक्टिस करेंगे ना उतना आपका फ़ायदा होगा। मैंने सैम्पल के तौर पे हर टाइप का एक एक न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली, then which of following is correct relation between distance and time। तो थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होगी और उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t² होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। सबसे पहले हम इसकी डेटा बनाएंगे। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, एंड कवर्स 100 मीटर इन 2 सेकंड्स, यानी 100 मीटर ट्रेन कवर कर रही है कितने सेकंड्स में, 2 सेकंड्स में। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन नेक्स्ट 3 सेकंड्स, यानी कितना डिस्टेंस बॉडी कवर करेगी नेक्स्ट 3 सेकंड। अब थोड़ी बात समझें, देखें ये पहले के 2 सेकंड्स हैं, 1 सेकंड 2 सेकंड। अगर हम इन 2 सेकंड से 3 सेकंड आगे चलें तो 1 सेकंड आगे चला, दूसरा आगे चला, और तो अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि हमारी बॉडी ने पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो हमें मिला हुआ है। हम फिर फाइंड करेंगे हमारी बॉडी ने पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये हमें मिला हुआ है, ये हम इसको फाइंड करेंगे। पर हमारा जो क्वेश्चन है वो ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 सेकंड थे इसमें कितना डिस्टेंस होगा। तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस पहले 5 सेकंड में हुआ और जितना डिस्टेंस पहले 2 सेकंड में हुआ, ये आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा कि डिस्टेंस नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना हुआ। तो अब हम S2 पहले फाइंड कर रहे हैं और इसके लिए T2 कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। और मैंने आपको बताया था अगर कोई बॉडी रेस्ट में से स्टार्ट होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगी, तो हम रिलेशन यूज करेंगे S1 अपॉन S2 T1 अपॉन T2 स्क्वायर, इस तरीके से। तो पहले डिस्टेंस हमारा कितना था 100 और पहले टाइम कितना था 2। अब डिस्टेंस कितना होगा, अब टाइम कितना है 5। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो S2 बराबर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये सब जब इससे डिवाइड करेगा तो ये 25 होगा और इसका रिजल्ट आएगा 625 मीटर। पर हमारा रिजल्ट 625 मीटर नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं फाइंड करना था कि बॉडी
ठीक है, पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये नहीं करना है, हमें करना है कि नेक्स्ट 3 सेकंड्स। तो हम क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस हमने पहले 5 सेकंड में किया है और जितना डिस्टेंस हमने पहले 2 सेकंड में किया, ये माइनस कर देंगे। तो पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, 625, और पहले 2 सेकंड में कितना किया, 100, तो माइनस करेंगे तो ये 525 आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देख लें आप, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर एंड कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर पर सेकंड के साथ जा रही थी, उसको रोका हमने 10 मीटर पे। अब वही ट्रेन, इफ नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन इज 36, उसी ट्रेन की स्पीड अगर 36 मीटर्स हो, 36 किलोमीटर पर आवर हो, तो उसको कितने डिस्टेंस पे रोका जाएगा। तो ये आसान सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, तो v1 स्क्वायर v2। पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, पहले स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, 10 मीटर, तो हम लिखेंगे s1 10, और वेलोसिटी कितनी थी, 72। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये भी उस यूनिट में, ये भी उस यूनिट में, यूनिट कैंसिल हो जाएंगे। s2 कितना होगा, जबकि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड है 36 का स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखें, ये हम 10 ही लिखेंगे, ये हम s2 ही लिखेंगे। 72 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिख लो, और 36 को भी हम 2 बार लिख लेंगे। तो ये 1 टाइम लगेगा, ये 2 टाइम लगेगा, ये 1 टाइम लगेगा, ये 2 टाइम लगेगा, तो ये कितना हो गया, 4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 4 s2 हो जाएगा। तो s2 बराबर होगा 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी 2.5। अब हम उसको 2.5 मीटर पे रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड पहले से कम है। अब आप इस क्वेश्चन को कंसीडर करें, द स्पीड ऑफ कार एट एन इंस्टेंट इज 20। अभी किसी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 20। 4 सेकंड पहले, 4 सेकंड बिफोर, 4 सेकंड पहले उसकी स्पीड कितनी थी, 12। देन आफ्टर 2 सेकंड इट्स स्पीड विल बी 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। अब देखें, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करेंगे। देखें, अभी स्पीड कितनी है, इसकी 20 है, और 4 सेकंड अगर हम यानी पीछे जाएं तो इसकी स्पीड कितनी थी, 12। इसका मतलब है इसकी स्पीड बढ़ने लगी है, और 4 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी है, 12 से 20 हो गई, यानी 8। 4 सेकंड में स्पीड 12 से 20 हो गई, यानी 4 सेकंड में 8 बढ़ी। इसका मतलब है 1 सेकंड में कितनी बढ़ेगी, 2 सेकंड बढ़ेगी ना 1 सेकंड में। और ये कह रहा है कि आगे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अगर हम, अभी हमारी गाड़ी की स्पीड 20 है, अगर हम इससे 2 सेकंड आगे चलें, 1 सेकंड आगे चलेंगे तो कितनी हो जाएगी, 22, और दूसरा सेकंड आगे चलेंगे तो 24। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। दोबारा सुन लें, अभी गाड़ी की स्पीड 20 है, 4 सेकंड पहले गाड़ी की स्पीड 12 थी, तो यहाँ से हमने सीखा कि गाड़ी की स्पीड टाइम गुजरने से बढ़ रही है। 4 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट आया, 8 का। इसका मतलब है 1 सेकंड में कितना इंक्रीमेंट आएगा, 2 का। अब हम अगर इस इंस्टेंट से 2 सेकंड आगे चलें, यानी 2 सेकंड आफ्टर आगे चलेंगे, 1 सेकंड आगे चलेंगे तो 22, दूसरा सेकंड आगे चलेंगे तो 24। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा। बात मेरी समझ में आ रही है। अब देखें, ये क्वेश्चन देखें, अ कार इज मूविंग बिटवीन 2 चेक पॉइंट्स। एक कार 2 चेक पॉइंट्स के बीच में से मूव कर रही है। ये 2 चेक पॉइंट्स हैं। एक चेक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है, 10। यहाँ पे इसकी स्पीड 10 है, और दूसरे चेक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी हो गई, 20। ठीक है, और इन चेक पॉइंट के बीच में फासला कितना है, 100 मीटर। और आपसे क्या कह रहे हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखें, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi। 2 एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, डिस्टेंस 100 है फाइनल, 20 का स्क्वायर इनिशियल, 10 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 200A, ये हो जाएगा 400 माइनस 100, तो ये 200A और ये हो जाएगा 300, 2 0 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन बराबर होगी 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 1.5, और ये भी आपके पास पेपर में आ चुका है। और ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में थ्योरेटिकल है। द इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड इन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन किस कंडीशन में वैलिड होती है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। बी ऑप्शन होगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखें, अ ट्रेन इज मूविंग बिटवीन 2 स्टेशन, 2 स्टेशन है, एक स्टेशन का नाम ए है, दूसरे स्टेशन का नाम बी है। इट्स स्पीड, एक स्टेशन पे इसकी स्पीड कितनी है 4 और दूसरे स्टेशन पे कितनी है 6, और इन 2 स्टेशन के बीच में टाइम कितना लगा है इसको 10 सेकंड। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन, और एक्सेलरेशन क्या है यूनिफॉर्म। तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, Vf प्लस Vi डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय T, ये इक्वेशन यहाँ पे फिट होगी। डिस्टेंस फाइंड करना है, फाइनल कितनी है 6, इनिशियल कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना लिया 10, ये हो जाएगा 6 और 4 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना होगा 50। ये क्वेश्चन भी आपके पास पेपर में आया हुआ है। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो मुख्तलिफ नेचर के हैं, ये आपके स्किल्स बनाने के लिए हैं। अब आप जितना इसको अच्छे तरीके से समझेंगे उतने आपकी स्किल्स बनेंगी, फिर इंशाल्लाह मैं आपको टेस्ट भी दे दूंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन ये देखें, अ ट्रक स्टार्ट, और ये भी आपके पास पेपर में आया हुआ है, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर्स 36 मीटर्स इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन, फाइंड एक्सेलरेशन। आसान है, nth सेकंड की बात हो रही है और रेस्ट में से स्टार्ट हुई है, तो s इज इक्वल टू 1/2a 2n माइनस 1। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है 36, 1/2 हमें a फाइंड करनी है। कौन से सेकंड की बात हो रही थी 5th की। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, 10 माइनस 1, ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा 72 9a हो जाएगा, तो a बराबर होगी 72 डिवाइडेड बाय 9 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। शायद ये न्यूमेरिकल देख के आपको नींद भी आ रही होगी, तो नींद आपको नहीं आनी चाहिए, आपको ये न्यूमेरिकल सही तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आपके पास पेपर में आया है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर की लेंथ बढ़ गई है। लास्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉडी इज 4 मीटर फ्रॉम राइट, एक बॉडी है जो राइट से 4 मीटर है और उसकी स्पीड कितनी है 10, और उसको एक्सेलरेशन कितनी दी गई 2 मीटर, ये भी पास पेपर में आया है, 2 मीटर पर सेकंड से उसको एक्सेलरेट किया गया। फाइंड इट्स पोजीशन, फाइंड इट्स, ये आप लिख लें, ये है इसका पोजीशन, फाइंड इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। अब ये भी मैंने इक्वेशन बताई, इक्वेशन मैंने क्या बताई कि जब पोजीशन की बात होगी, अगर आप डेटा देखें तो आपके पास क्या मिला हुआ है, ये इनिशियल पोजीशन 4 मीटर और स्पीड कितनी दी गई है vi 10, एक्सेलरेशन कितनी दी गई है 2, ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहे हैं फाइनल पोजीशन, टाइम कितना बताया गया है 4, तो सेकंड इक्वेशन फिट हो सकती है। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी x2 माइनस x1, s की जगह जो हमने लिखा था vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, x2 आपको फाइंड करना है, x1 4 है, इनिशियल स्पीड 10 है, टाइम 4 है, 1/2 एक्सेलरेशन 2 है और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये x2 हो जाएगा, ये माइनस का 4, ये 40 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, ये 16 हो जाएगा। तो 40 में 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा 56, ये माइनस का है, यहाँ जाएगा प्लस का होगा, तो इसका रिजल्ट 60 मीटर हो जाएगा, यानी इसकी फाइनल पोजीशन 60 होगी। तो ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, दीज आर नॉट सफिशिएंट फॉर इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और भी MCQs मुख्तलिफ टाइप के डिस्कस करेंगे। मेरी आप लोगों को सजेशन है कि जब मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूं काइनेमेटिक्स के, मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दूंगा प्रैक्टिस शीट के लिए, आप उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा
और आप इन लेक्चर्स पे फोकस करें, क्लास वर्क पे फोकस करें, कोई और बुक सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरी प्रैक्टिस शीट ही सॉल्व करें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम प्रीवियस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया है कि सर आप के लेक्चर जल्दी से अपलोड होते हैं, इस वजह से जो है ना हमारा सही तरीके से हम उनको कवर नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा है कि अब आपको लेक्चर मैं कम दूंगा और आज का जो लेक्चर है वो भी मैं थोड़ा सा लेक्चर दूंगा ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो सके, ठीक है। और लेक्चर भी मैं यानी आप लोगों को थोड़े से मतलब कम दूंगा, ठीक है, आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे, ताकि आप लोग मेरे साथ चल सकें, ठीक है। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कल वाली टॉपिक पे, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी पे। तो क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, द distance covered by ball in first 3 seconds is equal to distance covered by it in last second. Find the height where from the ball is dropped. अब देखें, इसके ऑप्शंस भी मैं लिख लेता हूँ। और टेक वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके ऑप्शंस हैं 150 मीटर्स, 125 मीटर, 250 मीटर और 400 मीटर। अब थोड़े से लॉजिकल हो जाएं। कंडीशन क्या दी गई है? डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड। तो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 3 सेकंड यानी 1/2 GT स्क्वायर, किसी भी टाइम की बात होगी, इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड यानी nth सेकंड की बात हो रही है, तो 1/2 G 2n-1। यहाँ से हम ये फाइंड करेंगे कि इस मोशन का लास्ट सेकंड कौन सा था। अगर इसका लास्ट सेकंड 5 होगा तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक आने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगा है? 5 सेकंड। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक कितना टाइम लगा है, तो फिर हम हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। t स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और 2n-1, ये जब 9 होगा, ये यहाँ आएगा तो +1 हो जाएगा 2n, तो 10 2n मीन्स n इज इक्वल टू 5, यानी उसका जो लास्ट सेकंड था वो 5 था, यानी मोशन चला है 5 सेकंड के लिए। अब जब आपको पता चल चुका है कि हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक 5 सेकंड लिए हैं, तो अब आप हाइट निकाल सकते हैं। उसका फार्मूला 1/2 GT स्क्वायर। तो 1/2 G का वैल्यू दिया गया है 10 और टाइम दिया गया है 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये होगा 125 मीटर्स। ठीक है, ये आपको मार्केट में क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लें। अब दूसरा क्वेश्चन देखें।
a ball is released from a height of 80 meters. A ball is released from a height of 80 meters. Find how much time it will take to cover last 35 meters. Take value of g 10 meter per second square. ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चलता है। ऑप्शन है 4 सेकंड्स, 5 सेकंड्स, 3 सेकंड्स, 1 सेकंड, 2 सेकंड। क्वेश्चन को पहले समझें। देखें, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे समझा सकता हूँ। सपोज करें ये है अपना जामशोरो, ठीक है, और ये है नूरियाबाद, बीच में आती है कराची, और ये है कराची, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जामशोरो से कराची जाने में मुझे लग रहे हैं 3 आवर्स, ठीक है, और जामशोरो से नूरियाबाद मुझे लग रहे हैं 2 आवर्स, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ नूरियाबाद से कराची जाने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि भाई जामशोरो से कराची 3 घंटे लग रहे हैं और जामशोरो से नूरियाबाद 2 घंटे लग रहे हैं। इसका मतलब है नूरियाबाद से कराची कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा लगेगा। ऐसे करेंगे। इसी तरीके से अब आप यहाँ देखें, कितनी हाइट से रिलीज कर रहे हो आप? 80 मीटर से। ये आपका 80 मीटर हो गया। आपको क्या फाइंड करना है कि लास्ट 35, ये वाला डिस्टेंस लास्ट 35 मीटर है। अज्यूम करें लास्ट 35 मीटर डिस्टेंस कितने टाइम में कवर होगा, तो आप इसको ऊपर की तरह ट्रीट करेंगे। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि 80 मीटर फॉल करने के लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी 80 मीटर फॉल करने के लिए कितना टाइम लेगी। सपोज करें ये आपका T1 हो गया, जैसे ये आपका T1 था, ये आपका T2 था, तो ये फिर आपका T3 था जो आपने फाइंड कर लिया था। और अब आप क्या फाइंड करेंगे? दूसरा फाइंड करेंगे कि 45 मीटर फॉल करने में कितना टाइम लेगा। जब ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो फिर आप क्या फाइंड कर लेंगे? तो फिर आप फाइंड कर लेंगे कि लास्ट 35 मीटर कितने टाइम में होगा। तो बिल्कुल आसान है। T फाइंड करने का फार्मूला क्या था? 2H अपॉन G। 2H। T1 किसका टाइम है? 80 मीटर फॉल करने का। 80 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 से कैंसिल, 16 का रूट क्या आएगा? 4। और T2 हमने किसको कहा है? 45 मीटर फॉल करने का। सो 245 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ये 90 हो जाएगा। 90 10 से डिवाइड करेगा 9 होगा, 9 का रूट 3 होगा। तो अब आपको ये T3 कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा T1 माइनस T2 से। T1 मतलब 4 माइनस 3 यानी 1, तो इसका सही ऑप्शन होगा D, ठीक है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन देखें। बॉल इज थ्रोन, a ball is thrown vertically upward from ground at a speed of a ball is thrown vertically upward at a speed of 100 meter per second. At the same time another ball is dropped from a height of 100 या from a height of
200 मीटर। find the time when these cross each other। बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। जी का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अब आपके ऑप्शंस हैं 4 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 9 सेकंड। जी भाई, लॉजिक क्या अप्लाई करेंगे? देखिए, लॉजिक तो बहुत सारी हो सकती हैं, पर मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। इस तरीके के जब क्वेश्चंस आए तो टाइम फॉर क्रॉसिंग का फार्मूला होगा, H/U। ये फार्मूला देखो कैसे बना। अगर आप ये कहना चाहते हैं तो आप सपोज करें, ठीक है, आप यहाँ से एक बॉडी रिलीज कर रहे हैं और दूसरी बॉडी आप थ्रो कर रहे हैं। अगर मैं सपोज कह रहा हूँ कि ये बॉडी यहाँ पे कोइंसाइड किया और टाइम t में किया, तो यहाँ तक पहुँचने में इस बॉडी को कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ तक ये बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो ये करेगी ut या VIT -1/2 GT²। अब ऊपर जाने का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस कैलकुलेट करने का। अब ये और ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये बॉडी जब यहाँ से यहाँ तक आ गई तो ये डिस्टेंस कितना था? ये डिस्टेंस h है और ये डिस्टेंस आपने सपोज किया था x है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से x है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस x आपको कैसे मिलेगा? जब आप h से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे, और ये वाला डिस्टेंस कितना था? 1/2 GT² है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो ये डिस्टेंस आपको कैसे मिलेगा? तो आप लिखेंगे h माइनस 1/2 GT²। इस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आप ये बॉडी जो है, ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो गया। अब देखें, ये वाला और ये वाला आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बात खत्म। अब आपको t कैलकुलेट करना है तो ये आपको मिलेगा h/v से। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले आपको शॉर्टकट भी बताया था। तो अब आप इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी हाइट कितनी थी जहाँ से आपने रिलीज किया? इसकी हाइट थी 200 और नीचे वाले ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी थी? 100। तो इसका मतलब है 2 सेकंड के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी होगा। आप इसको नोट करें तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन देखें। A ball is thrown vertically upward with a speed of 20 meter per second from a height of 60. If it missed the target and ball strikes the ground, find the time taken by ball to hit the ground। अब देखें, ये एक सर्टेन हाइट है, ये ग्राउंड है। इस हाइट से हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल ऊपर जाएगा और इसने टारगेट मिस किया। अब ऊपर जाने के बाद फिर वो नीचे आएगा। हमें ये कैलकुलेट करना है कि टोटल टाइम इसने कितना लिया। तो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इसने ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लिया। ऊपर जाने के लिए टाइम आपको पता है कैसे मिलता है? u यानी v डिवाइडेड बाय g। तो v कितनी थी इसकी? 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 सेकंड्स, सॉरी g का वैल्यू 10, 2 सेकंड्स। 2 सेकंड ऊपर जाने के लिए। फिर जब ये अब यहाँ से गिरेगा, इसकी हाइट जो हमें दी गई है 60 है। अब यहाँ से यहाँ तक टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल हाइट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक हाइट फाइंड करेंगे। तो हाइट फाइंड करने का अपवर्ड मोशन में फार्मूला क्या था? हाइट फाइंड करने का अपवर्ड मोशन में फार्मूला था v²/2g। तो कितनी वेलोसिटी हमने दी थी? 20 का स्क्वायर
2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 20, यानी ये 20 मीटर। अब आप देखें टोटल हाइट कितनी होगी जहाँ से वो गिरेगा, तो जहाँ से वो गिरेगा 20 ये और 80, यानी 20 ये और 60 ये, तो 80 हो गई ना। अब हम डाउनवर्ड मोशन कंसीडर करेंगे, तो डाउनवर्ड मोशन में टाइम कैसे मिलता है, t2 कैसे मिलेगा डाउनवर्ड मोशन में, तो डाउनवर्ड मोशन में हमें मिलेगा 2h डिवाइडेड बाय t। अब h कितनी है 60 + 20 यानी 80 डिवाइडेड बाय 10, ये 0 0 से कैंसिल, 16 होगा, 16 का रूट होगा 4 सेकंड। तो इसका मतलब है टोटल टाइम कैसे मिलेगा t1 + t2, यानी 4 + 2 मीन्स 6 सेकंड्स, तो ये 6 सेकंड लेगा। इसमें एक ऑप्शन हम डाल देते हैं 6 सेकंड्स, तो ऑप्शन ई जो अच्छा, अब हम कुछ MCQs डिस्कस कर रहे हैं थ्योरेटिकल, जो पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। बॉडी हैज एक्सेलरेशन, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है बट ज़ीरो वेलोसिटी। क्या कभी आपने ऐसा पॉइंट पढ़ा है जहाँ पे बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो पर उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो? तो ये आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा। आप दो जगह पे पढ़ते हैं, जैसे देखें अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही होती है तो जब वो बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी एक्सेलरेशन 9.8 होती है पर उसकी वेलोसिटी उस टाइम पे ज़ीरो हो जाती है। या आपने एक किस्म का मोशन भी पढ़ा होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सपोज ये स्प्रिंग मास के साथ अटैच है, जब ये स्प्रिंग मेन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाता है तो जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पे होता है तो इसकी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है और इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। तो दो मैंने एग्जांपल दे दिए, इसका मतलब है ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। बॉडी हैज़ कांस्टेंट स्पीड एंड आल्सो एक्सेलरेशन, ये भी हो सकता है कि बॉडी के पास कांस्टेंट स्पीड है पर उसके पास एक्सेलरेशन भी है। बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है और बॉडी के पास एक्सेलरेशन भी होती है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, बॉडी हैज कांस्टेंट स्पीड बट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी यहाँ पे एग्जांपल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होती है पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। बॉडी हैज एक्सेलरेशन बट कांस्टेंट वेलोसिटी, ये नहीं हो सकता। अगर बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होगी, तो ये गलत है। इसका मतलब है 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी होगा। यह क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। यह क्वेश्चन आपके पास पेपर में आ चुका है। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फॉर 5 सक्सेसिव सेकंड इज 10, 20, 30, 40, 50 मीटर पर सेकंड। फाइंड एक्सेलरेशन। देखें एक ऑप्शन और भी होना चाहिए 0। देखें अब देखें पहले सेकंड में बॉडी की स्पीड 10 थी, दूसरे सेकंड में 20 हो गई, तीसरे सेकंड में 30 हो गई, फोर्थ सेकंड में 40, फिफ्थ सेकंड में 50। इसका मतलब है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और इस बॉडी के पास एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर पर सेकंड की, क्योंकि हर एक सेकंड गुजरने के बाद बॉडी की वेलोसिटी 10 से इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो एक सेकंड के दौरान कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, पहले सेकंड में 10 थी, दूसरे में 20, फिर तीसरे में 20 से जंप लग गया 30 पे। इसका मतलब है हर सेकंड के बाद 10 से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। इसके साथ ये क्वेश्चन देखें, अ कार हैज गिवन वेरियस एक्सेलरेशंस, कार के पास बहुत सारी एक्सेलरेशन हमने दी। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 4 सेकंड के लिए, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 2 सेकंड के लिए और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दी 4 सेकंड के लिए। तो इसकी एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करें। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा V1, डेल्टा V2, डेल्टा V3 डिवाइडेड बाय T1, T2, T3। अब डेल्टा V1 कैसे मिलेगा, तो आपको पता है A1 इज इक्वल टू डेल्टा V1 बाय T1।
तो डेल्टा V1 कैसे मिलेगा, A1 मल्टीप्लाइड बाई T1। तो पहले एक्सेलरेशन कितनी दी थी हमने, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, कितने टाइम के लिए, 4 के लिए, ये 8 हो गई। इसी तरीके से डेल्टा V2 कितनी एक्सेलरेशन दी थी, 3 की, कितने टाइम के लिए, 2 सेकंड के लिए, ये 6 हो गई। फिर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन दी कितने टाइम के लिए, 4 के लिए, ये 4 हो गई। तो टोटल चेंज कितना आया, 8 + 6 + 4 टाइम। पहले हमने एक्सेलरेशन कितने टाइम के लिए दी थी, 4 सेकंड के लिए, फिर 3 सेकंड के लिए, फिर 4 सेकंड के लिए, ऐसे ही, ठीक है। तो जब आप इसको जमा करेंगे, अच्छा यहाँ पे 2 हैं, जब आप इसको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 18 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका रिजल्ट होगा 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, if the velocity of body is decreasing as time passes then body has dash acceleration। ये मैंने थ्योरी में बताया है। अगर टाइम गुजरने से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे बॉडी के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर इंशाल्लाह कल हम दूसरा लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। थैंक यू।